तो बच्चों हमारा नया चैप्टर है मानव का श्वसन तंत्र, है ना। श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं अब अपन, है ना। तो श्वसन मतलब सांस लेना और छोड़ना, है ना। तो मतलब श्वसन हम क्यों करते हैं? ऊर्जा के उत्पादन के लिए, है ना। भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं, भोजन मतलब ऊर्जा के उत्पन्न करने के लिए, ऊर्जा चाहिए हमें बहुत सारे कार्यों करने के लिए, तो हम श्वसन के लिए करते हैं, श्वास लेते हैं, है ना। तो इसको चालू करते हैं। पोषक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा क्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होना और मुक्त होना श्वसन कहलाता है। मतलब जिस पोषक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, रोटी, अपन ने रोटी खाई, है ना, गेहूँ खाया, चावल खाया, ये सब क्या है? पोषक पदार्थ है। तो इनका क्या है? ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 मतलब ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीकरण होता है इनका, है ना। तो हम सांस अंदर लेते हैं ना, तो क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाती। तो पोषक पदार्थ जो जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है ना, तो ये इनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन के फलस्वरूप ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इन ऊर्जा का उत्पादन होता है हमारे शरीर में, जिससे हमें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है या मुक्त होता है, ये श्वसन कहलाता है ना। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पर देखो, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पर क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2, और जल 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 का मतलब H2O बनता है ना। CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, H2O जल बनता है, और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब ये ऊर्जा काम आती है हमारे, है ना, दैनिक कार्यों के लिए। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या क्या बनता है? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है ना, मुक्त होती है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, देखो, है ना, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, उस ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है ना। श्वसन एक केटाबोलिक प्रक्रिया है ना, केटाबोलिक प्रक्रिया है श्वसन। उसमें ऊर्जा ATP के रूप में मुक्त होती है, जिसमें भी मुक्त होती है ना, वो ऊष्माक्षेपिक होती है और केटाबोलिक होती है ना। अगर ऊर्जा का संग्रह होता है तो एनाबोलिक होती है। लेकिन अगर ऊर्जा मुक्त होती है ना, मुक्त होती है, निकलती है ना, मुक्त होती है, तो क्या होता है? एनाबोलिक, वो केटाबोलिक। जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है वो केटाबोलिक, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है वो केटाबोलिक, है ना। इसमें ऊर्जा ATP के रूप में मुक्त होती है। अगर ऊर्जा का संग्रह होता है तो वो एनाबोलिक, है ना। जिसमें ऊर्जा का संग्रह होता है वो एनाबोलिक, एनाबोलिक, है ना। मतलब ये बोलिक तो पीछे वाला रहेगा ऐसे ही, या है ना, बोलिक तो पीछे वाला रहेगा ऐसे ही। एक तो केटा है और एक एना है, एना। बस ये शब्द का ध्यान रखना। दोनों को मिला के चयोपचय कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चयोपचय, चयोपचय, दोनों को मिला के चयोपचय बोलते हैं, है ना। चयोपचय मतलब मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक क्रियाएं। श्वसन अंग देखो, श्वसन अंग कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ से एनेलिडा तक में श्वसन किसके द्वारा होता है? सामान्य सतह से होता है, मतलब, है ना, त्वचा द्वारा होता है, मतलब सामान्य सतह से, है ना, सामान्य सतह से, है ना। प्रोटोजोआ से मतलब अमीबा आ गया, प्रोटोजोआ में कौन आ गया? अमीबा हो गया। तो अमीबा में सामान्य सतह से होगा। हम प्रोटोजोआ जो संघ होता है वहाँ से एनिलेडा तक, है ना। तो इसमें किसके द्वारा श्वसन होता है? सामान्य सतह से। केंचुआ, जैसे कि केंचुआ में किसके द्वारा श्वसन होता है? त्वचा द्वारा, है ना। तो मतलब प्रोटोजोआ से एनिलेडा तक के जितने भी संघ है, जैसे पोरीफेरा संघ है ना, पोरीफेरा या सिलेंट्रेटा संघ है ना। तो सिलेंट्रेटा में कौन आता है? हाइड्रा आता है ना, सिलेंट्रेटा में। तो इसी किसके द्वारा होता है? सामान्य सतह से होता है ना। या आप चपटे कृमि होते हैं, टीनिया सोलियम, है ना, तो उनमें भी सामान्य सतह से होता है। ये सब प्रोटोजोआ से एनिलिडा तक आ जाते हैं, है ना। प्लेटियल मंथी चपटे कृमि को ही बोलते हैं चपटे कृमि, है ना। जैसे टीनिया सोलियम, है ना, फीताकृमि, तो उनमें भी सामान्य सतह से होता है ना। तो सब एनिलिडा तक आ जाते हैं। केंचुए में त्वचा द्वारा होता है। आर्थ्रोपोडा, जैसे देखो आर्थ्रोपोडा में, या जैसे कीट वर्ग में, अब कीट है ना, कीड़े, जितने भी कीट होते हैं उनमें किसके द्वारा श्वसन होता है? ट्रेकिया द्वारा या श्वास नली द्वारा। इंग्लिश में ट्रेकिया बोलते हैं, हिंदी में श्वास नली बोलते हैं, है ना। तो आपको ध्यान होना चाहिए किसमें किसके द्वारा श्वसन होता है, पूछा जाता है खास रूप से कीट वर्ग और ये केंचुआ। कीटों में किसके द्वारा श्वसन होता है? मछलियों में देखो श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। मोलस्का में टीनिडिया द्वारा श्वसन होता है ना, टीनिडिया। और इकाइनोडर्मेटा जो संघ होते हैं उनमें नालपात द्वारा होता है, और वृक्ष द्वारा होता है ना, वृक्ष द्वारा श्वसन होता है। कोर्डेटा, जैसे कोर्डेटा में मनुष्य आ जाएगा, बट कोर्डेटा जैसे मनुष्य, पक्षी, सरीसृप,
सरीसृप में जितने भी सांप है ना, या स्तनधारी है, तो इनमें किसके द्वारा श्वसन होता है? त्वचा के द्वारा और फेफड़ों के द्वारा। खास रूप से फेफड़े जरूर ध्यान रखें आप। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में किसके द्वारा श्वसन होगा? फेफड़ों के द्वारा। पक्षी में किसके द्वारा श्वसन होगा? सरीसृप में। या सांप में किसके द्वारा श्वसन होगा? तो फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है ना, मोस्टली। तो ये है इसमें श्वसन तंत्र की संरचना। देखो श्वसन तंत्र में निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से भाग है? एक तो श्वसन मार्ग, दूसरा है फेफड़े और सहायक श्वसन अंग। मतलब मेन श्वसन अंग यहाँ पे फेफड़े हैं, इसका मतलब ये। अब श्वसन मार्ग कैसा होता है? आपने देखो कैसे किधर जाता है श्वसन मार्ग, किसे बोलते हैं श्वसन मार्ग? श्वसन मार्ग बाह्य नासा छिद्र से फेफड़ों तक का मार्ग। मतलब जो बाहर हमारे नाक में छेद होते हैं, बाहर जो नाक में छेद होते हैं, यहाँ से लेकर फेफड़ों तक का जो मार्ग होता है ना, वो कहलाता है श्वसन मार्ग, अथवा वह मार्ग जिससे होकर वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। बस श्वसन मार्ग वही है जिससे हमारे वायु क्या है? हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। मतलब बाह्य जो नासा छिद्र होते हैं, बाहर जो नाक के छेद होते हैं, यहाँ से हमारे फेफड़ों तक का जो मार्ग होता है वो श्वसन मार्ग कहलाता है। श्वसन मार्ग से संबंधित विभिन्न अंग पाए जाते हैं। अब देखो श्वसन मार्ग से संबंधित कौन कौन से अलग अलग अंग हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिससे श्वसन क्रिया होती है ना। तो पहला है आपका नाक और नासा मार्ग, है ना। नाक से जाएगी पहले आपकी हवा, जो श्वसन है ना, श्वसन क्रिया, श्वसन अंग है पहला। तो नाक में जाएगी पहले हवा, ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद नासा मार्ग से होते हुए फेफड़ों में जाएगी, है ना। तो देखते हैं इसको। खरगोश व मानव में नाक के शीर्ष पर एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं। देखो एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं, एक जोड़ी नाक के छेद होते हैं, अब 2 नाक के छेद होते हैं, है ना। इसे डायराइनस स्थिति कहते हैं। डायराइनस स्थिति खरगोश और मानव में, मनुष्य में, है ना, डायराइनस स्थिति कहते हैं इसे। प्रत्येक नासा छिद्र एक नासिका मार्ग में खुलता है। देखो ये नासा छिद्र कहाँ पे खुलते हैं? प्रत्येक नासिका छिद्र या नासा छिद्र एक ही बात है। मतलब जो नाक के छेद कहाँ खुलते हैं? नासिका मार्ग में या नासा मार्ग में, एक ही बात है। दोनों नासिका मार्ग के मध्य नासा पट्ट पाया जाता है या सेप्टम पाया जाता है ना। नासा पट्ट उपस्थित होता है या पाया जाता है, एक ही बात है। या प्रत्येक नासिका मार्ग, है ना, प्रत्येक नासिका मार्ग का अग्र छोटा भाग क्या कहलाता है? नासा वेस्म या नेजल वेस्टिब्यूल कहलाता है। तो ये नासिका छिद्र किस में खुलते हैं? देखो नासिका छिद्र खुलेंगे नासिका मार्ग में, है ना। और प्रत्येक नासिका मार्ग के मध्य क्या पाया जाता है? नासा पट्ट पाया जाता है, नेजल नासा सेप्टम पाया जाता है ना, उपस्थित होता है। या प्रत्येक नासिका मार्ग का अग्र छोटा भाग नासा वेस्म कहलाता है। दोनों एक ही बात है। देखो नासिका मार्ग का अग्र जो छोटा भाग होता है वो कहलाता है नेजल वेस्टिब्यूल या नासा वेस्म। इसको ध्यान रखिए इंग्लिश में भी, है ना। अब देखो इस भाग में, किसमें? नासा वेस्म में रोम पाए जाते हैं, मतलब बाल पाए जाते हैं, और सीबेसियस ग्रंथियाँ पाई जाती है। सीबेसियस ग्रंथियाँ, इससे धूल के कण अंदर जाने से रुक जाते हैं। इन ग्रंथियों से क्या होता है? धूल के कण अंदर नहीं जा पाते। रोम क्या है? वो धूल के कण को रोक देते हैं। बालों से, इनसे क्या है? धूल के कण अंदर नहीं जा पाते। एक नासिका मार्ग में नेजल, मैक्सिला व एथमोइड 3 प्रकार की अस्थियों के उभार पाए जाते हैं, है ना। जगह जगह उभरे होते हैं। मतलब इन तीनों अस्थियों के नाम ध्यान रखने आपको, नेजल, मैक्सिला और एथमोइड, ये 3 प्रकार की अस्थियाँ पाई जाती हैं, इनको जरूर ध्यान रखें, है ना। या नासिका मार्ग में पाए जाने वाले अस्थियों के उभार को क्या कहते हैं? टर्बाइनल अस्थियाँ कहते हैं। ये टर्बाइनल अस्थियाँ कहाँ पाई जाती है? नासिका मार्ग में पाई जाती है ना। टर्बाइनल अस्थियाँ कौन कौन सी है? नेजल, मैक्सिला, एथमोइड, जरूर ध्यान रखें। टर्बाइनल अस्थियाँ या कोंकी कहते हैं। नासिका मार्ग में आभासी कूट स्तरीय स्तंभाकार पक्षमाभिकीय ग्रंथिल उपकला का आवरण उपस्थित होता है। देखो इसको ध्यान रखना है आपको कि नासिका मार्ग में किसका आवरण उपस्थित होता है? आभासी या कूट, कूट भी बोलते थे, आभासी भी बोल देते हैं, है ना, एक ही बात है। आभासी बोल दो या कूट बोल दो, स्यूडो, है ना। स्तरित स्तंभाकार पक्षमाभिकीय ग्रंथिल उपकला का आवरण उपस्थित होता है ना। इस उपकला में जो ये उपकला पाया जाता है, इतना बड़ा उपकला पाया जाता है, इस उपकला में क्या पाई जाती है? चषक कोशिकाएं पाई जाती है, गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती है। देखो गोबलेट कोशिकाएं जहाँ भी पाई जाएगी ना, वो श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, या चषक, नाम एक ही बात है। तो गोबलेट या चषक कोशिकाएं पाई जाती है जो किसका स्त्रावण करती है? श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। प्रत्येक नासिका अस्थि की टर्बाइनल अस्थियों पर एक रोम रहित पक्षमाभिमुख झिल्ली का आवरण पाया जाता है। किन कौन सी अस्थियों पर, झिल्लियों पर ये पावर पाया जाता है? टर्बाइनल अस्थियों पर, जिसे क्या बोलते हैं? सिनिडेरियन कला, सिनिडेरियन झिल्ली। यह झिल्ली घ्राण संवेदी होती है ना, गंध का ज्ञान दिलाती है हमें, है ना। मतलब
क्वेश्चन आता है कि सिनिडेरियन जो कला है वो कौन से अस्थियों के ऊपर पाई जाती है? टर्बाइनल अस्थियों के ऊपर। दोनों नासिका मार्ग एक जोड़ी आंतरिक नासा छिद्रों द्वारा ग्रसनी में खुलते हैं, है ना। ये दोनों नासिका मार्ग जो है एक जोड़ी आंतरिक नासा छिद्र पाए जाते हैं, तो इनके द्वारा किसमें खुलते हैं? ग्रसनी में खुलते हैं। दूसरा है आपका श्वसन अंग ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी भोजन व श्वसन, भोजन और श्वसन दोनों का एक ही पथ है। मतलब भोजन भी वही खुलेगा, भोजन मार्ग भी वही है, श्वसन मार्ग भी वही है। भोजन भी वहीं से निकलेगा और श्वसन भी वहीं से निकलेगा, ग्रसनी से। मुख गुहा और नासा गुहा के बीच अग्रभाग में कठोर तालु और पश्च भाग में कोमल तालु लटका रहता है, जिसे यूला कहते हैं। मतलब देखो, जो ये है मुख गुहा और नासा गुहा, इन दोनों के बीच क्या होता है? अग्रभाग में तो कठोर तालु और पश्च भाग में क्या पाया जाता है? कोमल तालु लटका रहता है। पश्च भाग में जो कोमल तालु लटका रहेगा ना, उसको ही बोल दिया अपन ने यूला, है ना। ये यूला क्या करता है? देखो, यूला भोजन निकलते समय आंतरिक नासा छिद्र को ढक देता है। इस प्रकार यह भोजन को नासिका मार्ग में जाने से रोक देता है। मतलब ये आंतरिक नासा छिद्र को ढक देगा यूला। अगर ये यूला नहीं होगा तो भोजन क्या है? आंतरिक नासा छिद्रों में चले जाएंगे, अंदर वाले नासा के छिद्रों में चले जाएंगे, जिससे क्या है? भोजन, अब ये क्या है? ढक देता है इसको यूला, तो उससे नाक में नहीं जा पाता भोजन, अंतर के नासा छिद्रों में नहीं जा पाता, नाक के अंदर भोजन नहीं जा पाता, है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा। तो देखिए बच्चों, ये है अपने श्वसन तंत्र का चित्र, है ना। तो ऐसे है ये बायां फेफड़ा है इधर, ऐसे ये तो बाएं हाथ की तरफ बायां फेफड़ा, और इस दाएं हाथ की तरफ दायां फेफड़ा, है ना, ये वाला फेफड़ा। तो देखिए हमारे यहाँ पे मुख से हमें ये मुख ऐसे आता है, मुख, ये नाक है यहाँ पे, है ना, नाक, ये नाक है। बाहर 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 नाक के छिद्र है, बाहर की तरफ वाले बाह्य नासा छिद्र, अंदर की तरफ अंदर वाले नाक के छिद्र, नासा छिद्र, है ना। तो यहाँ पे ये तालु है, ये इसको तालु बोलते हैं। तालु कोमल तालु का पतला भाग है, जिसे यूला कहते हैं, अंतिम भाग यूला। आपको तो ये समझना है कि मुख से हमारा आगे का भाग, जो हवा जहाँ पे जाती है, हवा ऑक्सीजन वायु जहाँ पे जाती है वो है ग्रसनी। ग्रसनी में जाती है, यहाँ पे भोजन भी यहाँ पे आता है, भोजन भी यहाँ पे हवा आती है, यहाँ से होती है वो हवा इधर चली जाती है ना, हवा इधर चली जाती है, ऑक्सीजन इधर चली जाती है, और फिर इधर से इधर आती है श्वास नली में। इधर तो भोजन आता है, ये भोजन नली है या ग्रास नली है, ग्रास नाल या ग्रसिका भी बोलते हैं इसको, या भोजन नली, मतलब ईसोफेगस भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें भोजन आता है, और इधर से आता है अपना ये एपिग्लोटिस है, ढक्कन है ना, मतलब इधर से हवा आती है। जब भोजन इधर से इधर आता है तो ये बंद कर देता है ढक्कन, ये एपिग्लोटिस इस नली को बंद कर देता है, ताकि श्वास नली में भोजन नहीं आ पाता है ना। तो यहाँ से केवल वायु आती है, तो वायु ऑक्सीजन आएगी, है ना, और CO2 बाहर निकलेगी। तो ये ढक्कन क्या होता है, यहाँ से ये हवा आती है, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रेकिया। इस नली को बोलते हैं ट्रेकिया या श्वास नली या ट्रेकिया। इसको तो बोलते हैं भोजन नली, इस वाली नली को बोलते हैं श्वास नली या ट्रेकिया। और इस ट्रेकिया में, इस श्वास नली में सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं, उपास्थ्यों के बने होते हैं, उपास्थि छल्ले, उपास्थ्यों के बने होते हैं, उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। ये सी आकृति के होते हैं, पृष्ठभाग में अनुपस्थित होते हैं, ये ऊपर की तरफ अनुपस्थित होते हैं, है ना। अब देखो आप, ये जो ट्रेकिया है, ये आगे जाके दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक ये वाली शाखा, एक ये वाली शाखा, जिसे बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी, या श्वसनी भी बोल देते हैं, या ब्रोंकाई, डायरेक्ट ब्रोंकाई भी बोल देते हैं, या प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोल देते हैं, है ना, या प्राइमरी ब्रोंकस भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखिए इसको प्राथमिक श्वसनी भी आ सकता है परीक्षा में, श्वसनी भी आ सकता है, ब्रोंकाई भी डायरेक्ट दे सकता है, या प्राइमरी ब्रोंकाई भी दे सकता है ना। तो ये ब्रोंकस, तो इसकी दो शाखाएं हैं, मतलब एक ये वाली और ये वाली, इनको बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी या ब्रोंकाई या ब्रोंकर, है ना। और उसके बाद ये फेफड़ों में प्रवेश करती है, ये वाला है दायां फेफड़ा, इधर वाले में ये प्रवेश करती है बाएं फेफड़े में, इसको बोलेंगे बायां फेफड़ा। अब देखो, ये वाला दायां फेफड़ा है ना, तीन पिंडों से, तीन पालियों से बना होता है, तीन लोब से बना होता है, 1 2 3। और ये दायां फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा 2 लोब से बना होता है, 1 2। और ये दायां फेफड़ा 3 लोब से बना होता है, 3 पालियों से बना होता है ना।
मतलब देखो आप, इसमें जो फेफड़ा है ना, प्रत्येक फेफड़े के बाहर के आवरण को बोलते हैं प्लूरा, है ना, प्लूरा। अब जो दो आवरण से मिलकर बना होता है, बाहर वाला आवरण होता है उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, है ना, पेराइटल प्लूरा प्लूरा। और भीतर वाला जो आवरण है, भीतर वाले आवरण को बोलते हैं विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच, दोनों झिल्लियों के बीच जो अवकाश पाया जाता है, दोनों झिल्लियों के बीच जो अवकाश पाया जाता है उसको बोलते हैं प्लूरल गुहा, उसको बोलते हैं प्लूरल गुहा, है ना। तो इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, प्लूरल तरल भरा रहता है इसके अंदर, इसके अंदर तरल भरा होता है ना, तरल भरा होता है इसके अंदर, तो प्लूरल तरल बोलते हैं इसको, है ना। तो ये है इसका श्वसन तंत्र का चित्र, मतलब हवा यहाँ से यहाँ आ जाएगी आपके फेफड़ों में और फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी, है ना। तो ये है इसका चित्र, आप श्वसन तंत्र का चित्र है, नामांकित चित्र बना लो आप इसको, है ना। वायु यहाँ पे ग्रसनी में गई, अब ग्रसनी के बाद वायु कहाँ जाएगी, हवा कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, कंठ में जाएगी या लेरिंग्स, लेरिंग्स में जाएगी या ध्वनि पेटिका भी बोलते हैं, है ना। तो आप लेरिंग्स को जरूर ध्यान रखें, या स्वर यंत्र भी बोलते हैं इसको, तो आप तो लेरिंग इंग्लिश में जरूर ध्यान रखिए, लेरिंग्स, है ना। तो कंठ क्या है, मुख्य ध्वनि उत्पादन अंग है। देखो क्वेश्चन आता है परीक्षा में बार बार कि मुख्य ध्वनि उत्पादन अंग है, तो कंठ है, लेरिंग्स है, इसको स्वर यंत्र भी बोलते हैं, स्वर यंत्र एक ही बात है। पक्षियों में ध्वनि उत्पादन अंग क्या कहलाता है, सिरिंग्स कहलाता है। एक बार आ चुका है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कि पक्षियों में ध्वनि उत्पादन अंग क्या कहलाता है, सिरिंग्स, सिरिंग्स कहलाता है। कंठ कंठ चार प्रकार की 6 उपास्थ्यों का बना होता है ना, 6 उपास्थ्यों का बना होता है, 4 प्रकार की 6 उपास्थ्या। कौन सी 4 उपास्थ्याएं, है ना, कौन सी 4 उपास्थ्याएं, पहली आपकी थायराइड उपास्थि, यह सबसे बड़ी आकार वाली उपास्थि है, सबसे बड़ी उपास्थि है। एडम्स एप्पल नामक उभार स्थित होता है, इस उपास्थि पर क्या स्थित होता है, एडम्स एप्पल स्थित होता है। तो ध्यान रखना है कौन सी उपास्थि पर स्थित होता है, एडम्स एप्पल थायराइड उपास्थि पर, जो नर में प्रभावी होता है, मतलब विशेष रूप से नर में निकलता है एडम्स एप्पल। क्रिकोइड उपास्थि, यह संख्या में 1 होती है, इसकी सतह पर थायराइड और एरिटिनोइड उपास्थियाँ स्थित होती है ना। तीसरी आपकी एरिटिनोइड उपास्थि, यह संख्या में 2 होती है। सेंटोरिनी उपास्थि, सेंटोरिनी की उपास्थि, ये भी संख्या में 2 होती है। देखो सब 1-1 होती है, बाकी ये ना एरिटिनोइड भी 2 होती है और सेंटोरिनी भी 2 होती है। तो 2 2 4 क्रिकोइड और 1 थायराइड, 5-6 हो गई पूरी, है ना। देखो कंठ में कितनी जोड़ी वाक तंतु पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड्स, मतलब इनसे आवाज़ आती है, ध्वनि निकलती है, तो 2 जोड़ी वाक तंतु पाए जाते हैं, है ना। जो अग्र जोड़ी वाक तंतु होते हैं वो मिथ्या वाक तंतु कहलाते हैं, मिथ्या वाक तंतु, मिथ्या का मतलब झूठ, है ना, फॉल्स, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। और पश्च जोड़ी जो वाक तंतु है वो सत्य वाक तंतु कहलाती है, मतलब आवाज़ आने का कारण यही है, सत्य वाक तंतु से, वाक तंतु है। जब बाहर जाने वाली वायु सत्य वाक तंतुओं से टकराती है तो ध्वनि के कंपन पैदा होते हैं, है ना, मतलब सत्यवाद तत्वों के कारण ही ध्वनि के कंपन पैदा होते हैं। मिथ्या वाक तंतु हटा दिए जाए तो ध्वनि पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब, है ना। तो हमारी आवाज़ आती है वो सत्य वाक तंतुओं के कारण आती है, ट्रू वोकल कॉर्ड्स के कारण आती है ना। जीभ की गति का नियंत्रण कौन करता है, मस्तिष्क का वाणी केंद्र, वाणी केंद्र होता है जो नियंत्रण करता है जीभ की गति का, है ना। गूंगे व्यक्तियों में वाणी केंद्र विकसित नहीं होता, है ना। जो गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं सकते, उनमें कौन सा विकसित नहीं होता, वाणी केंद्र विकसित नहीं होता। खरगोश की आवाज़ को क्या कहते हैं, किकियाना, किकियाना, ध्यान रखना, खरगोश की आवाज़ को क्या कहते हैं, किकियाना। तो देखो बच्चों, ये है स्वर, ये है कंठ की संरचना या लेरिंग्स, लेरिंग्स की संरचना, मतलब कंठ की संरचना। हमारे यहाँ जो ध्वनि उत्पादन अंग होता है कंठ, लेरिंग्स या स्वर यंत्र की संरचना, है ना। तो ये है, देखो इसमें 4 प्रकार की 6 उपास्थ्यां पाई जाती है। तो यह है, इसमें वलय की आकृति होती है, वलय रिंग की आकृति की होती है, अंगूठी की आकृति की होती है, वलय की आकृति की होती है, तो इसको बोलते हैं, यह है क्रिकोइड, क्रिकोइड उपास्थि, है ना। इसके ऊपर यहाँ पे पाई जाती है एरिडिनोइड, एरिडिनोइड उपास्थि, यहाँ पे इसके ऊपर सेंटोरनी की उपास्थि, है ना। और ये है इधर की साइड पाई जाती है थायराइड की उपास्थि, थायराइड उपास्थि, है ना। और यहाँ पे ये है ग्लोटिस, है ना, ग्लोटिस। और ये है कंठ, कंठ है, कंठ कक्ष है, इसको पूरे को कंठ कक्ष बोलते हैं। इस कंठ कक्ष में, इस पूरे कंठ कक्ष में स्वर तंतु पाए जाते हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं, स्वर तंतु पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं, ऊपर वाले बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऊपर, इनको बोलते हैं आभासी स्वर रज्जु, और बाद वालों को बोलते हैं वास्तविक स्वर रज्जु। मतलब जो आभासी स्वर रज्जु अगर हटा दिए जाए तो इस कंठ कक्ष में पाए जाते हैं
आभासी स्वर रज्जु अगर हटा दी जाए तो इनसे ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वास्तविक स्वर रज्जु के कारण ही ध्वनि आती है ना। तो ये पीछे जो पाए जाते हैं ये वास्तविक स्वर रज्जु है और आगे जो पाए जाते हैं आभासी स्वर रज्जु है ये। तो और आप ये देखिए ये रिंग की आकृति की होती है, यहाँ से ये कंठ नीचे ट्रेकिया में चला जाता है, ट्रेकिया नामक संरचना में खुलता है, मतलब श्वास नली है ये अपनी, है ना, ये ट्रेकिया। और ये वलय की आकृति होती है, ये होती है क्रिकोइड की, है ना, इसके ऊपर ये एरिटिनोइड, फिर उसके बाद सेनिटोरनी की उपास थी, है ना। यहाँ पे ग्लोटिस है, ये ग्लोटिस किस में खुलता है, कंठ कक्ष में खुलता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं, आभासी और वास्तविक स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिनके कारण हमें ध्वनि महसूस होती है। इसके अलावा ये साइड में है, ये थायराइड उपास्थि है, और यहाँ पे सबसे आगे अपने थायराइड उपास्थि के आगे एडम्स एप्पल, ये उभरा हुआ आदमी में ये पाया जाता है ना, उभरी हुई संरचना। तो ये है इसकी संरचना, है ना। उतार लो इसको। श्वास नली देखो, अब आपकी जो कंठ में होती हुई वायु कहाँ पे आ गई, आपकी श्वास नली में आ गई, है ना। श्वसन मार्ग चल रहा है अपना, ट्रेकिया भी बोलते हैं इसको, ट्रेकिया में आ गई या श्वास नली में। अब आपकी जो ऑक्सीजन है, जो हवा है, वो श्वास नली में होती हुई फेफड़ों में जाएगी फिर, है ना। तो श्वास नली में आ गई, तो श्वास नली देखो क्या होती है, श्वास नली एक 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, एक नलिका होती है, मतलब एक ट्यूब होती है ना। इसमें क्या होते हैं, देखो सी आकार के उपास्थि से बने छल्ले या वलय उपस्थित होते हैं, सी आकार के उपस्थित होते हैं, ये देखो, है ना। और ये वलय क्या होते हैं, पृष्ठभाग में अनुपस्थित होते हैं, मतलब पूरी पूरी वलय नहीं होती है, पृष्ठभाग में ऐसे ऊपर की तरफ अनुपस्थित होते हैं, ऊपर की तरफ ये वलय अनुपस्थित होते हैं, है ना, पृष्ठभाग में अनुपस्थित होते हैं, है ना, ध्यान रखना, पृष्ठभाग में अनुपस्थित होते हैं, है ना। फेफड़ों के समीप 5वीं वक्षीय कशेरुक की तक जाकर श्वास नली 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनी या ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ब्रोंकस नाम ध्यान रखें, है ना। श्वसनी, बाकी आप ब्रोंकस जरूर ध्यान रखें, ब्रोंकाई भी ध्यान रखें, है ना। तो फेफड़ों के समीप कौन सी कशेरुका तक जाकर ये श्वास नली 2 भागों में बढ़ जाती है, जो हमारी श्वास नली है ट्रैकस, है ना, वो 5वीं वक्षीय कशेरुका तक जाकर, है ना, इसका नाम बताए कौन सी वक्षीय कशेरुका तक जाकर, 5वीं वक्षीय कशेरुका तक जाकर ये क्या पकती है, 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनी बोलते हैं या ब्रोंकस बोल देते हैं, ना, ब्रोंकाई भी बोल देते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इनके अलग अलग नाम है। प्रत्येक ब्रोंकाई, ये जो प्रत्येक ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई, प्रत्येक ब्रोंकाई अपने तरफ के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। फेफड़ों के अंदर ब्रोंकाई विभाजित होकर श्वसनिकाएँ या ब्रोंक्यूल्स, इंग्लिश में तो जरूर ध्यान रखें भैया, है ना। ब्रोंकाई पहले तो क्या होगी, ये ट्रेकिया या श्वास नली, है ना, श्वास नली, ये श्वास नली, ये श्वास नली। अब ये श्वास नली किस में विभाजित होगी, ब्रोंकाई में। अब ये ब्रोंकाई भी किस में विभाजित होगी, ब्रोंक्यूल्स में, है ना। अब ये ब्रोंक्यूल्स है, ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ये बार बार विभाजित होकर श्वसन नलिकाओं या रेस्पिरेटरी ट्यूबुल्स का जाल बनाती है, जाल बनाती है। इसकी अंतिम शाखा एट्रियम कहलाती है। श्वसनिका मतलब ब्रोंक्यूल्स, बार बार ब्रोंक्यूल्स क्या है, बार बार विभाजित हो जाती है और श्वसन नलिकाओं या रेस्पिरेटरी ट्यूबुल्स का जाल बनाती है। इस उनकी अंतिम शाखाएं एट्रियम कहलाती है। मतलब आपको तो एट्रियम पे आ जाना है, कुल मिला के इस पे आ जाना है आपको, तो कूपिकाओं पे आना है सीधा, मैं बताऊँ आपको, एल्वियोलिओपी इस पे आना है आपको, तो है ना। तो प्रत्येक एट्रियम फेफड़ों के एक वायुकोश में जाकर खुलता है ना। प्रत्येक वायुकोश अनेक वायु कूपिकाओं या एल्वियोली एक ही बात है, वायु कूपिकाओं पे आना है आपको, एल्वियोली पे आना है ना। तो ये मेन तो वायु कूपिकाएँ हैं या एल्वियोली है ना। तो इस पे आना है आपको, तो ये ध्यान रखना है आपको, तो इसमें, है ना। और कौन सी कशेरुका तक आकर ये 2 भागों में विभाजित होती है श्वास नली, एक तो 5वीं वक्षीय कशेरुका तक आकर ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। और आपको तो ये वायु कूपिका ध्यान रखना है, अंत में किस में खुलेगी, वायु कूपिका में खुलेगी, एल्वियोली में खुलेगी श्वास नली। देखो वायु कूपिका या एल्वियोली श्वसन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको जरूर ध्यान रखना आप, है ना। अब देखो यहाँ पे अभी फेफड़ों, अब फेफड़ों के बारे में पढ़ते हैं, श्वास नली पढ़ लिया पढ़ने, अगला इसका फेफड़े, है ना, श्वसन मार्ग पढ़ लिया। अब इसके मुख्य श्वसन अंग पढ़ने अपन को, है ना। तो ये आपका दूसरा है फेफड़े। फेफड़े मुख्य श्वसन अंग या प्राथमिक श्वसन अंग है। देखो इसका ध्यान रखें कि मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, मुख्य श्वसन अंग है आपके फेफड़े, या प्राथमिक श्वसन अंग है फेफड़े, है ना। फेफड़े प्राथमिक श्वसन अंग है।
एक जोड़ी फेफड़े कहाँ, देखिए फेफड़े कहाँ पे स्थित होते हैं, एक बार क्वेश्चन आया था फेफड़े कहाँ पे स्थित होते हैं, तो वक्ष गुहा में, है ना। जो वक्ष गुहा होती है, थोरेसिक चैम्बर, उसमें स्थित होते हैं। वक्ष हमारे वक्ष में स्थित होते हैं, वक्ष स्थल में स्थित होते हैं, है ना। फेफड़ों का बाहरी आवरण क्या कहलाता है ना। फेफड़े का बाहरी आवरण इंपॉर्टेंट है, ये प्लूरा, प्लूरा कहलाता है फेफड़ों का बाहरी आवरण। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फेफड़ों पर 2 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, जिसे जिसे प्लूरल झिल्लियाँ कहते हैं। प्लूरल, है ना, प्लूरा आएगा, मतलब प्लूरा शब्द आएगा जहाँ भी फेफड़े शब्द आएंगे, प्लूरल झिल्लियाँ कहते हैं। बाहरी झिल्ली को बाहरी झिल्ली पैराइटल प्लूरा और एवं भीतरी झिल्ली आंतरांगी पूरा, आंतरांगी है, विसरल, विसरल प्लूरा कहलाती है ना। तो 2 झिल्लियाँ पाई जाती है, बाहरी झिल्ली को पैराइटल प्लूरा, आंतरिक झिल्ली को आंतरांगी प्लूरा या विसरल प्लूरा, है ना, विसरल प्लूरा। दोनों झिल्ली के मध्य एक सक्रिय गुहा, प्लूरल गुहा पाई जाती है। मतलब ये गुहा पाई जाती है दोनों झिल्लियों के मध्य, उसको बोलते हैं प्लूरल गुहा। इस गुहा में प्लूरल द्रव भरा रहता है, प्लूरल तरल भरा रहता है ना। कभी कभी इस जीवाणु संक्रमण के कारण इस तरल या इस पानी में मात्रा बढ़ जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है ना। इससे क्या होता है, जंतु को सांस लेने में कठिनाई होती है। इससे प्लूरेसी विकार या प्लूरेसी डिजीज या प्लूरेसी इफ्यूजन कहते हैं। मतलब इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना, इस प्लूरल तरल की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरल की मात्रा बढ़ जाएगी, इस पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, उसको जंतु को, मनुष्य को है, उसको सांस लेने में समस्या आती है, कठिनाई आती है। तो ये इस बीमारी को कहते हैं प्लूरेसी डिजीज, प्लूरेसी विकार या प्लूरेसी डिजीज या प्लूरल इफ्यूजन। मनुष्य, अब देखो परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि दायां फेफड़ा कितने पालियों का बना होता है, बायां फेफड़ा कितने पालियों का बना होता है। तो मनुष्य में दायां फेफड़ा 3 पालियों का और बायां फेफड़ा 2 पालियों का बना होता है। खरगोश में, अब देखो खरगोश में क्या है, खरगोश में दायां फेफड़ा 4 पालियों का और बायां फेफड़ा 5 पालियों का 2 पालियों का बना होता है। तो आप इसको ध्यान रखें, है ना, कि कौन कितनी पालियों का बना होता है। मनुष्य में ध्यान रखें स्पेशली, भाई दायां फेफड़ा कितनी पालियों का बना होता है, 3 पालियों का, है ना। बायां फेफड़ा तो दोनों में ही सेम है, मनुष्य और खरगोश में 2-2 पालियों का, है ना। बाकी दायां फेफड़ा मनुष्य में 3 पालियों का, जबकि इसमें खरगोश में 4 पालियों का बना होता है। प्रत्येक पाली अनेक वायुकोशों में बटी होती है। देखो वायुकोश का ध्यान रखना है आपको कि वायुकोश क्या होते हैं। वायुकोश होते हैं जहाँ से हमारा श्वसन प्रक्रिया होती है ना। तो फेफड़ों में प्रत्येक पाली अनेक वायुकोशों में बटी होती है और प्रत्येक वायुकोश 3-4 कूपिकाओं में बटा होता है। मतलब कूपिकाएं, देखो कूपिकाएं ही फेफड़ों की इकाइयाँ कहलाती है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि फेफड़ों की इकाइयाँ हैं, तो कूपिकाओं पे टिक करना है आपको। कूपिकाएं, एल्वियोली, है ना। कूपिकाओं के द्वारा फेफड़ों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जिससे गैसों के विनिमय में मदद मिलती है। देखो एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि कूपिकाओं के द्वारा क्या फायदा होता है। कूपिकाओं के द्वारा क्या होता है, गैसीय विनिमय में मदद मिलती है, क्योंकि इसके फेफड़ों का जो क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल वो बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो मतलब इस कूपिकाओं की वजह से क्या है, गैसों का जो विनिमय है, आदान प्रदान है गैसों का, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना और कार्बन ऑक्सीजन का तो अंदर आना, है ना, कूपिका के अंदर आना, है ना, हमारे शरीर में चले जाना, फेफड़ों में आना, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना। तो वो क्या है, गैसों के विनिमय में काम आती है ना, कूपिकाएं। कूपिकाओं की भित्ति में देखो सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। कूपिकाओं की भित्ति में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। ये गैसों के विसरण को सरल बनाते हैं, है ना। ये छिद्र, इन छिद्रों को क्या कहते हैं, कुहन के छिद्र कहते हैं। कुहन के छिद्र कहते हैं। ये हो गई आपकी कूपिकाएं, है ना, फेफड़े हो गए आपके। अब ये देखो, एकदम फेफड़े तो मुख्य श्वसन अंग थे, अब आपके हैं सहायक श्वसन अंग, है ना, सहायक श्वसन अंग। तो सहायक श्वसन अंग कौन कौन से हैं, देखो डायफ्राम, एक बार क्वेश्चन आया था, डायफ्राम कौन से तंत्र से संबंधित है, पाचन तंत्र से संबंधित है या श्वसन तंत्र से संबंधित है या उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि फेफड़े, डायफ्राम श्वसन तंत्र से संबंधित है। अब देखो इसमें पढ़ते हैं इसको, यह पेशियों से बना एक मांसल पट्ट होता है जो केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। मतलब केवल स्तनधारियों में पाया जाएगा ये, है ना, मनुष्य में मिलेगा और में नहीं मिलता है ना। तो ये केवल स्तनधारियों में मिलेगा डायफ्राम।
डायफ्राम देह गुहा को दो भागों में विभक्त करता है, दो भागों में विभक्त करता है, ऊपर की तरफ वक्ष गुहा और नीचे की तरफ उदर गुहा, है ना। तो मतलब ऊपर की तरफ वक्ष गुहा होगी और नीचे की तरफ उदर गुहा होगी, बीच में डायफ्राम होगा। डायफ्राम में अरीय पेशियां होती है। देखो डायफ्राम किससे संबंधित होता है? अरीय पेशियों से, अरीय पेशियों से संबंधित होता है डायफ्राम। जिन अरीय पेशियों, डायफ्राम में अरीय पेशियां होती है जिनकी उत्पत्ति परिधि से, उत्पत्ति तो देखो कहाँ से होगी? परिधि से, इन पेशियों की, है ना, परिधि से। और अंत कहाँ पे होगा? केंद्रीय भाग में होता है। अरीय पेशियों में संकुचन से, देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि अरीय पेशियों में जब संकुचन होगा तब क्या होगा? अरीय पेशियों में संकुचन होगा तो डायाफ्राम का स्वरूप चपटा हो जाता है। मतलब इन अरीय पेशियों में संकुचन होगा तो डायाफ्राम कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ऊपर की तरफ वक्ष गुहा होती है ना, तो डायाफ्राम चपटा हो जाता है ना। तो क्या है? नीचे हो जाता है वो, तो ऊपर से क्या है? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। इसलिए डायाफ्राम निश्वसन में सहायक होता है। देखो डायाफ्राम क्या काम करता है? निश्वसन में सहायक होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम किससे संबंधित है? निश्वसन से संबंधित है, इसका ध्यान रखना है आपको। अंतरापरशुक पेशियां, देखो अंतरापरशुक पेशियां क्या होती है? इंटरकोस्टल मसल्स, आईसीएम, ये क्या होती है? अंतरापरशुक पेशियां, दो पसलियों के बीच का अवकाश अंतरापरशुक स्थल कहलाता है। जो स्थल है, जो अवकाश है, वो क्या कहलाता है? अंतरापरशुक स्थल कहलाता है, जिसमें दो प्रकार की पेशियां होती है ना। दो पसलियों में अंतरापरशुक पेशियां पाई जाती है ना। अंतरापरशुक स्थल के बीच पेशियां पाई जाती है, पसलियां पाई जाती है। बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, है ना, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, तो इनकी उत्पत्ति ऊपर वाली पसली के पृष्ठभाग से और अंत, मतलब उत्पत्ति तो कहाँ पे होगी? ऊपर वाली पसली के ऊपर वाले भाग से, पृष्ठभाग से, है ना। पृष्ठभाग मतलब ऊपर वाला भाग, ऊपर वाली पसली के पृष्ठभाग से, और इसकी अंत कहाँ पे होगा इन पसलियों का? देखो उत्पत्ति और अंत दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। इनकी उत्पत्ति कहाँ पे होगी और अंत कहाँ पे होगा? उत्पत्ति तो होगी ऊपर वाली पसली के पृष्ठभाग से, है ना। यहाँ भी ऊपर, यहाँ भी ऊपर, दोनों का मतलब पृष्ठ का मतलब भी ऊपर ही होता है ना। और अंत नीचे वाली पृष्ठी, नीचे वाली पृष्ठी के अधर भाग से, अधर का मतलब भी नीचे होता है ना। तो अधर यहाँ भी नीचे और यहाँ भी नीचे, एक ही बात है ना। यहाँ ऊपर और यहाँ पृष्ठ एक ही बात है। नीचे वाली इन पेशियों में संकुचन से पसलियाँ और उरोस्थी, देखो उरोस्थी होती है, हड्डी होती है, ऊपर और बाहर की तरफ विस्थापित होती है, अतः ये निश्वसन में सहायक होता है, सहायक होती है। देखो भाई आपको ये ध्यान रखना कि बाह्य अंतरापरशु पेशियाँ होती है वो किस में सहायक होती है? ये निश्वसन में सहायक होती है। और इनमें संकुचन से क्या होता है? बाह्य अंतरापरशु पेशियों में संकुचन से क्या होगा? पसलियाँ भी ऊपर की तरफ आएगी और बाहर की तरफ आएगी। उरोस्थी भी, पसलियाँ और उरोस्थी ये दोनों क्या है? ऊपर की तरफ आएगी और बाहर की तरफ आएगी। इसको जरूर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आंतरिक अंतरापरशुक पेशियाँ, है ना, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियाँ, इसमें देखो क्या होता है? इनकी उत्पत्ति, देखो उनकी उत्पत्ति और इनकी उत्पत्ति में कितना अंतर है। इनकी उत्पत्ति नीचे वाली पसली के पृष्ठभाग से, है ना। तो नीचे वाली पसली के पृष्ठ का मतलब ऊपर वाले भाग से, है ना। और अंत ऊपर वाली पसली के अधर भाग से होता है, मतलब उल्टा है इसमें, है ना। इसमें उल्टा है, नीचे पहले इसमें नीचे वाली पसली आ गई और उत्पत्ति और अंत तो दोनों में सेम है। यहाँ भी उत्पत्ति और अंत आया था, उत्पत्ति और अंत दोनों में आया था, है ना। तो यहाँ पे तो ऊपर वाली पसली आया था उसके पृष्ठभाग से, और यहाँ नीचे वाली पसली के पृष्ठभाग से, मतलब यहाँ पे पहले नीचे आ गया और ऊपर बाद में आया। ये है अंतर केवल इतना सा है भाई, यहाँ पे ऊपर पहले आया और नीचे पे बाद में आया, और यहाँ पे नीचे पहले आया और अंत या ऊपर बाद में आया। ऐसे है, नीचे वाली पसली के पृष्ठभाग से और अंत ऊपर वाली पसली के अधर भाग पर होता है। इन पेशियों में संकुचन से पसलियाँ तथा उरोस्थी नीचे और अंदर की ओर विस्थापित होते हैं, अतः ये केवल बलपूर्वक बहिश्वसन में सहायक होता है। देखो ये तो निश्वसन में सहायक होती है और ये बहिश्वसन में सहायक होती है। तो आप इसको ध्यान रखें, यहाँ पे ऊपर वाली, है ना, और यहाँ पे नीचे वाली, बाकी वही है। श्वसन की क्रियाविधि, देखो श्वसन की या संवातन, श्वसन को संवातन भी बोलते हैं, ध्यान रखना आप, संवातन भी शब्द आ जाता है पेपर में, है ना, ब्रीथिंग। तो श्वसन की क्रियाविधि क्या है?
श्वसन में अंतःश्वसन एवं बहिश्वसन सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब अंतःश्वसन मतलब अंदर लेना श्वास को, और बहिश्वसन मतलब श्वास को बाहर निकालना। अंतःश्वसन पहला है, अंतःश्वसन पहली क्रिया है अंतःश्वसन। यह एक सक्रिय क्रिया है। अंतःश्वसन मतलब सांस लेते हैं ना अपन, तो अपन को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, तो ये सक्रिय क्रिया है ना। इसमें 2 सेकेंड का समय लगता है ना। डिफरेंस भी मालूम हो जाएगा इसमें। अंतःश्वसन में डायफ्राम एवं बाह्य प्रसुप्त पेशियों में संकुचन होता है। देखो बाह्य प्रसुप्त पेशियों में क्या होता है, संकुचन। डायफ्राम में संकुचन, आप ये ध्यान रखना संकुचन होने पे क्या होता है इनमें, बाह्य अंतरा पेशियों में, है ना। डायफ्राम कैसे होता है, चपटा हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि डायफ्राम कैसे हो जाएगा, चपटा हो जाएगा उदर गुहा की तरफ, ऐसे चपटा हो जाएगा। ऊपर वक्ष गुहा है ना, ऊपर तो क्या है वक्ष गुहा, और नीचे क्या है उदर गुहा, नीचे क्या है उदर गुहा, तो ऐसे चपटा हो जाएगा डायफ्राम। तो नीचे नीचे खिसक गया ना, नीचे खिसक गया, नीचे क्या घुसक गया तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, वह उदर गुहा की तरफ खिसक जाता है ना। स्टर्नम ऊपर, स्टर्नम देखो ऐसे ऊपर चला जाएगा, है ना, जो हमारे बीचों बीच है ना छाती में, तो स्टर्नम है, स्टर्नम ऊपर की तरफ चला जाता है एवं आगे की दिशा में खिसक जाता है, आगे ऊपर की तरफ चला जाएगा स्टर्नम ऐसे, है ना। पसलियाँ बाहर की तरफ आ जाएगी। देखो पसलियाँ कहाँ पे जाती है, बाहर की तरफ, और एवं ऊपर की ओर खींच जाती है, बाहर आ जाएगी और ऊपर आ जाएगी पसलियाँ अंतःश्वसन में, अंतःश्वसन के दौरान, है ना। डायफ्राम चपटा हो जाता है, डायफ्राम चपटा हो जाता है। पसलियाँ, इसका ध्यान रखना, पसलियाँ कहाँ पे होती है, मतलब इन क्या क्या किसकी क्या क्या पोजीशन हो जाती है, ध्यान रखना। पसलियाँ बाहर की तरफ एवं ऊपर की ओर खिंच जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इन सब प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इससे फेफड़ों पर देह हुए द्रव का दबाव घट जाता है, फेफड़े फैल जाते हैं, है ना। इससे फेफड़ों में वायु का दाब वायुमंडल दाब की तुलना में 3 से 6 मिलीमीटर तक पारा स्तंभ तक घट जाता है। मतलब वायुमंडलीय दाब घट जाता है, फेफड़ों में जो वायु दाब है वो घट जाता है। कुल मिला की बात है, जो फेफड़ों में जो वायु का दाब है वो घट जाता है। दूसरा है आपके बहिश्वसन, है ना। श्वसन संवातन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि में दूसरा है आपका बहिश्वसन। सामान्य बहिश्वसन एक निष्क्रिय क्रिया है। देखो आप सांस छोड़ते हो ना, तो आपको कोई ताकत खर्च नहीं करनी पड़ती, है ना, तो एक निष्क्रिय क्रिया अपने आप हो जाती है। इसमें 3 सेकंड का समय लगता है, उसमें 2 सेकंड का समय लगता है, इसमें 3 सेकंड का लगता है, उसका उल्टा हो जाएगा ये पूरा। इसके दौरान किसी भी पेशी में कोई संकुचन नहीं होता, मतलब इसमें कोई संकुचन नहीं होता, उसमें तो संकुचन होता है अंतःश्वसन में। बहिश्वसन में डायफ्राम, बहिश्वसन के दौरान डायफ्राम और बाह्य अंतरक पेशियों में अनुशीतलन होता है। देखो इसमें अनुशीतलन होता है, मतलब फैलना होता है, उसमें तो संकुचन होता है अंतःश्वसन में, इसमें फैलता है, अनुशीतलन होता है मतलब फैलती है, सब डायफ्राम और बाह्य अंतरक पेशियाँ फैलती है। इससे डायफ्राम, स्टर्नम तथा पसलियाँ अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है ना। परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है, इसमें वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है एवं फेफड़ों पर देह गुहे द्रव का दबाव बढ़ जाता है, मतलब फेफड़ों पे दबाव बढ़ जाएगा इसमें। इससे फेफड़ों में भरी वायु श्वसन मार्ग से होती हुई बाहर चली जाती है। मतलब बहिश्वसन में क्या होगा, सांस बाहर चली जाएगी, है ना। छींक, खांसी, योगाभ्यास आदि के दौरान किया जाने वाला बहिश्वसन बलपूर्वक बहिश्वसन कहलाता है। छींक से क्या होता है, आपकी वो एकदम बाहर निकल जाती है ना, ऑक्सीजन जो भी हवा होती है अंदर वो बाहर निकल जाती है ना। सामान्य संवातन को उदरीय संवातन कहते हैं। सामान्य संवातन है तो क्या है, उदरीय, उदरीय मतलब पेट से, पेट होता है उधर का मतलब पेट, है ना, तो उदरीय संवातन भी कहते हैं। तो अंतःश्वसन का उल्टा हो जाएगा इसमें। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, देखो फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों में कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, मतलब कूपिकाओं के द्वारा ही होगा। कुल मिला के बात ये है ना। मतलब फेफड़ों में देखो, मैं बताऊं आपको एक बात ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे फेफड़ों से होती हुई हमारे शरीर से नाक के माध्यम से, नाक के छिद्रों से बाहर निकल जाती है ना। और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आती है, नाक से होती हुई फेफड़ों में जाती है, कूपिकाओं में जाती है, कूपिकाएं करेगी मतलब मेन गैसों का आदान प्रदान, है ना। तो कैसे होगा उसमें देखते हैं। वातावरण और फेफड़ों में गैसीय आदान प्रदान को बाह्य श्वसन कहते हैं, है ना। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कूपिकीय वायु और धमनी रक्त के मध्य होता है। देखो कूपिकीय वायु होती है ना, और कूपिका के अंदर जो वायु है कूपिकीय वायु, कूपिका के अंदर जो वायु है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है और ऑक्सीजन भी हो सकती है। तो और धमनीय रक्त के माध्यम से होगा, धमनी के अंदर जो रक्त भरा होता है ना, धमनीय रक्त और कूपिका के अंदर जो वायु है उनके मध्य होता है गैसों का आदान प्रदान। मतलब वायु जो कूपिका और रक्त के अंदर होता है, मतलब कुल मिला के गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान एक निष्क्रिय क्रिया है, निष्क्रिय क्रिया ये
ये सामान्य विसरण द्वारा संपन्न होती है। मतलब निष्क्रिय विसरण, निष्क्रिय विसरण, विसरण जानते हो ना आप, अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ गैसें जाती है, देखो है ना। निष्क्रिय क्रिया, निष्क्रिय विसरण द्वारा श्वसन होता है। ये विसरण में गैसें अपने अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की ओर जाती है, ध्यान रखना इसको, आंशिक दाब से, है ना। विसरण क्रिया द्वारा होती है गैसों का आदान प्रदान, निष्क्रिय विसरण द्वारा होती है, निष्क्रिय विसरण द्वारा संपन्न होती है। और अधिक गैसें अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की ओर गैसें जाती है। कूपिकीय वायु में देखो, कूपिका के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का आंशिक दाब अलग, अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की ओर जाती है किसी, इसका ध्यान रखना आपको। तो अधिक ऑक्सीजन का आंशिक दाब 104 मिलीमीटर पारा स्तंभ होता है, मतलब 104 होता है, आपको तो 104 ध्यान रखना है ना, किसके अंदर, कूपिका के अंदर। और रक्त में कितना होना है, दमनीय रक्त में कितना होता है, 40 होता है। तो 104 से 40 की तरफ जाएगी, क्योंकि अधिक से कम की तरफ जाना है अपन को, अपने अधिक से, यहाँ पे अधिक, लेकिन अधिक से कम की ओर जाना है आपको, है ना। तो जहाँ पे अधिक होगा ना, वहाँ से कम की तरफ चल जाएगी। तो ऑक्सीजन कहाँ पे ज़्यादा है, ऑक्सीजन कूपिका वायु में ज़्यादा है, कूपिका में ज़्यादा है ऑक्सीजन, है ना। कूपिका में ऑक्सीजन ज़्यादा है, कूपिका में ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो 104 कूपिका में है ना, और रक्त में कितनी है, 40 है। तो कूपिका से रक्त में चली जाएगी वो ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि अंदर शरीर के अंदर जब भी तो पहुँचेगी, अपन को तो अंदर पहुँचाना है, तो जरूर के कूपिका के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, है ना। अतः ऑक्सीजन कूपिकीय वायु से निकलकर धमनी रक्त में जाती है, मतलब कूपिका से धमनी में पहुंचाना है अपन को, तो ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचाना है, शरीर के अंदर जब भी तो जाएगी ऑक्सीजन, क्योंकि अधिक से कम की ओर भेजना है ना, तो अधिक जरूर डेफिनेटली अधिक आंशिक दाब किस कूपिका में होगा। कूपिकीय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का मान देखो, ऑक्सीजन का अलग है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका देखना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, शरीर से बाहर निकालना है, तो रक्त में जरूर कार्बन डाइऑक्साइड का मान ज़्यादा होगा और कूपिका में जरूर कम होगा आंशिक दाब, क्योंकि जब भी तो अधिक से कम की ओर जाएगी, जब भी तो शरीर से बाहर निकलेगी वो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 40 मिमी पर स्तंभ, मतलब 40 होता है इसमें, और धमनी रक्त में होता है 46। देखो मतलब रक्त में जानबूझ के रक्त में ज़्यादा होगा आंशिक दाब, जब भी तो अधिक से कम की ओर जाएगी, तो 46 से 40 की तरफ जाएगी वो, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी तो शरीर से बाहर निकलेगी, कूपिका में आ जाएगी, कूपिका में आने के बाद वो एसिड से बाहर चल जाएगी। अतः कार्बन डाइऑक्साइड धमनी रक्त से निकलकर कूपिका वायु में आ जाती है, मतलब रक्त से वायु बाहर भेजना है, हमारे शरीर के रक्त से कूपिका में होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना है। अतः शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है, 104 मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी होता है, पारा होता है, एवं कार्बन डाइऑक्साइड आंशिक दाब कितना होता है, 40 मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी होता है, पारा होता है। शुद्ध रक्त हृदय से होकर उत्तकों में चला जाता है ना, शुद्ध रक्त हृदय से होकर उत्तकों में चला जाता है। निश्वसित वायु में, मतलब जो हमने अंदर ले ली वायु में 19.6% ऑक्सीजन होती है, और उच्च वसित का मतलब होता है जो हमने बाहर निकाली वायु, उसमें 15.7% ऑक्सीजन होती है। देखो भाई, मतलब जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, उसमें कितनी मतलब जो हम वायु ले रहे हैं, जो हमने ऑक्सीजन वायु अंदर ली, उसमें ऑक्सीजन हमने कितनी ली, ऑक्सीजन हमने ले ली 19.6%, और हम उच्च वसित जो हमने छोड़ी वायु, उसमें कितनी ऑक्सीजन है, 15.7%। तो हमने मतलब कुछ ऑक्सीजन तो ले ली, है ना, 4% ले ली ना, 19 में से 15 घटा दो, तो लगभग 4% ऑक्सीजन वायु से निकलकर रुधिर में चली जाती है। इसी प्रकार निश्वसित वायु, मतलब जो अंदर ली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी थी, 0.04%। वायु में तो सभी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं हम, ऑक्सीजन भी लेते हैं, लेकिन उसकी मात्रा ज़्यादा होती है जब हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04%, एवं उच्च वसित में वायु में 3.6% होती है। मतलब देख लो आप, 4.4% तो अपन ने ली, लेकिन छोड़ी कितनी हो कार्बन डाइऑक्साइड, 3.6%। तो लगभग 3.56% कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से निकल और वायु में चली जाती है, मतलब वायु में छोड़ नहीं अपन को। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगी ना, और ऑक्सीजन कम निकलेगी। ऑक्सीजन को तो हम अवशोषित करेंगे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जाना है ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण ऑक्सीजन की अपेक्षा 20 गुना अधिक होता है ना, 20 गुना अधिक होगा कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण। तो देखो बच्चों, ये हमारी कूपिका है, फेफड़ों में जो कूपिका होती है एल्वोली होती है ना, एल्वोली तो कूपिका है। तो कूपिका में
ऑक्सीजन का आंशिक दाब और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आंशिक दाब दे रखा है आपको, है ना। और ये रक्त वाहिनी, धमनी वाहिनी, है ना, हमारी जो ब्लड कैपिलरी है, धमनी वाहिनी, धमनी में जो रक्त होता है उसका ये है ना। तो इसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब दे रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब दे रखा है। इसमें अलग होता है आंशिक दाब, इसमें अलग होता है ना। इसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब देखो 104 है, इसमें कितना है ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40 है। तो ये अधिक से कम की ओर जाएगा, है ना। विसरण क्रिया द्वारा होती है ना गैस। गैस क्या है? ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन को अपन को किस में लाना है? रक्त में लाना है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें लाना है, कूपिका में, फेफड़ों में लाना है, मतलब कूपिका में लाना है, ताकि ये फेफड़ों के द्वारा ऊपर पहुंच जाए, मतलब नाक के छिद्रों से बाहर निकल के वायुमंडल में पहुंच जाए। तो अधिक से कम की ओर जाएगा, विसरण के द्वारा होती है गैसीय विनिमय। तो अधिक यहाँ पे किसका? ऑक्सीजन का ज्यादा है ना, तो अधिक। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कम है, 40 है, यहाँ 104 है, यहाँ पे 40 है। तो 104 से 40 की तरफ आएगी, मतलब यहाँ कूपिका से धमनी में आएगी ऑक्सीजन, है ना, रक्त में आएगी ऑक्सीजन, है ना। और यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, CO2 का कितना है, 40, है ना, कूपिका में। और यहाँ पे कितना है, इसमें 46 है। तो यहाँ से 46 से 40 की तरफ जाएगा, अधिक से कम की ओर जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इसमें से जाएगी इसमें, है ना। तो ये है गैसीय विनिमय। तो यहाँ से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड क्या इसमें चल जाएगी 40 से भी, और है ना कूपिका में चल जाएगी, और कूपिका से फेफड़ों से ये नाक के छिद्रों द्वारा वायुमंडल में चल जाएगी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जानी, और ये जो ऑक्सीजन है वो रक्त में आ जाएगी, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में चली जाएगी। ठीक है। रक्त में गैसों का परिवहन। पहला है ऑक्सीजन का परिवहन। देखो हमें रक्त में परिवहन सीखना है। रक्त में देखो ऑक्सीजन जाएगी, है ना, क्योंकि रक्त के थ्रू पूरे शरीर में चल जाएगी, वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन चल जाएगी। तो रक्त में देखो लाल रक्त कणिकाएं होती है, RBC होती है, उनको लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। तो उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो पूरे ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो समझते हैं इसको, ऑक्सीजन का परिवहन। जितना ऑक्सीजन वायु में रक्त से, जितनी ऑक्सीजन वायु में रक्त से वायु से रक्त में आती है, मतलब रक्त में कितनी ऑक्सीजन आती है, उसकी लगभग 3% तो रुधिर प्लाज्मा में घुल जाती है। प्लाज्मा में घुल जाएगी। देखो ब्लड में जो हमारा प्लाज्मा होता है ना, तो उसमें घुल जाएगी। और शेष 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। मतलब ऑक्सीजन है ना, हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेगी। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये श्वसन वर्णक होता है, जो RBC में पाया जाता है, रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। एक मतलब हीमोग्लोबिन ही लेके जाता है ऑक्सीजन को, किस रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। एक अणु हीमोग्लोबिन का 4 अणु ऑक्सीजन से संयोग करता है, मतलब 4 अणु ऑक्सीजन को लेके जाता है। वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को वो लेके जाता है। कौन? हीमोग्लोबिन का एक अणु। मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इनका जरूर ध्यान रखिए आप। 100 मिलीलीटर रक्त में, मतलब 100 ml रक्त लोगे आप, 100 मिलीलीटर रक्त लोगे, उसमें कितना ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है? 15 ग्राम। तो 1 ग्राम 1.34 को ले जाएगा, तो 15 ग्राम कितने को ले जाएगा? बहुत सारों को ले जाएगा। तो मतलब ये 20 मिलीलीटर रक्त को ले जाएगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को ले जाता है। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 15 इंटू 1.34 ऐसे कर लो, 15 इंटू 1.34, तो इक्वल टू इसके 20 के बराबर, 20 के आसपास जाएगा, है ना। इन दोनों को गुणा कर लो आप, इन दोनों को, है ना। 1.34 इंटू 15, इसको गुणा कर लो, आप 20 के बराबर पहुंच जाओगे, है ना। 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मतलब 100 मिलीलीटर रक्त कितना ऑक्सीजन का परिवहन करता है? 20 मिलीलीटर का, है ना। 15 को 1.34 से गुणा कर लो। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना क्या कहलाता है? ऑक्सीजनीकरण कहलाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है ना, 2 होती है। कुछ गैसें जैसे ओजोन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण कर देती है। देखो ओजोन से हीमोग्लोबिन से क्रिया करेगा तो क्या बनाता है? मेथेनोग्लोबिन, मेथेमोग्लोबिन बनता है। मतलब ऑक्सीजन ओजोन गैस की हीमोग्लोबिन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? मेथेमोग्लोबिन, है ना। जबकि ऑक्सीजन जो गैस है,
ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र देखो क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र, तो इसको वियोजन वक्र भी कहते हैं या ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र भी कहते हैं। क्या होता है ये, हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता, मतलब हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता एवं ऑक्सीजन की सांद्रता के मध्य आरेखित वक्र, मतलब एक तो ऑक्सीजन की सांद्रता ले ली और हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता ले ली उसने, है ना। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तो हीमोग्लोबिन की संतृप्तता घटती है ना। मतलब हीमोग्लोबिन की संतृप्तता के मध्य ग्राफ खींचा गया ये। अब अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ेगी तो इसकी सांद्रता घटेगी हीमोग्लोबिन की, है ना, संतृप्तता घटेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता में वियोजन वक्र दाएं तरफ खिसक जाता है। आपको ये ध्यान होना चाहिए, यह प्रभाव बोहर प्रभाव कहलाता है। मतलब बोहर प्रभाव क्या होता है, इनका ध्यान होना चाहिए कौन कौन से प्रभाव है ना। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ऑक्साइड गैस की इसकी सांद्रता उच्च होगी तो ऑक्सीजन वियोजन वक्र किसकी तरफ होएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो वियोजन वक्र है वो किसकी तरफ खिसक जाएगा, दाएं तरफ खिसक जाता है। यह प्रभाव कहलाता है बोहर प्रभाव। वियोजन वक्र के दाएं ओर विस्थापन होने का क्या मतलब है, से तात्पर्य है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन शीघ्र विघटित हो जाती है ना, शीघ्र ऑक्सीजन उससे मतलब टूट जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है दाएं तरफ खिसकेगा तो। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र एस आकृति का या सिग्मोइड या सिग्मा आकृति का होता है ना। तो इसकी आकृति कैसी होती है, एस आकृति की होती है, सिग्मोइड आकृति की होती है, सिग्मा आकृति की होती है। अब देखो रूट प्रभाव क्या है, यहाँ तो बोहर का प्रभाव, यहाँ है रूट का प्रभाव। अगर पीएच ना आ जाए ना, पीएच का प्रभाव, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विखंडन पर पीएच का प्रभाव, पीएच का मतलब है रूट प्रभाव, है ना, पीएच शब्द देखते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में दाएं तरफ खिसक जाना, ये कहलाता है बोहर प्रभाव। ये है, ऐसे याद करना आप। बाईं ओर देखो, दाईं ओर तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता होगी तो दाईं ओर विस्थापित हो जाएगा। अब बाईं ओर विस्थापित होगा, बाईं ओर विस्थापन, इसका अर्थ है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति उच्च संतृप्तता, मतलब उससे और जुड़ना, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से और जुड़ना, वो कहलाएगी बाईं ओर विस्थापन, मतलब और जुड़ेगी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाईं ओर किसकी का, तो इसे ऑक्सीजन के निम्न आंशिक दाब पर प्राप्त किया जाता है। मतलब ऑक्सीजन का जो कम आंशिक दाब होगा ना, उसमें क्या होगा, बाईं ओर विस्थापित होगा वो वियोजन वक्र। दाईं ओर विस्थापन, इसका अर्थ है हीमोग्लोबिन का वही संतृप्तता स्तर प्राप्त करने के लिए जो कि निम्न आंशिक दाब पर था, है ना, अधिक ऑक्सीजन के अधिक आंशिक दाब की आवश्यकता होती है। मतलब दाईं ओर विस्थापन, इसका अर्थ है हीमोग्लोबिन की वही संतृप्तता स्तर प्राप्त करने के लिए जो कि निम्न आंशिक दाब पर था, अधिक ऑक्सीजन के अधिक आंशिक दाब की आवश्यकता होती है ना। अब देखो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से 97% संतृप्तता स्तर से अधिक संतृप्तता प्रभाव संभव नहीं है। मतलब अधिकतम 100% प्राप्त नहीं किया जा सकता इसको। मतलब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन कितना जुड़ेगा, है ना, कितना संतृप्त होएगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, उसको 97% पर ही प्राप्त किया जा सकता है, 100% प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ 30 mm H मरकरी ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर 50% संतृप्त होता है ना। तो ये ध्यान रखना कि 50% कितने परसेंट पे आता है, कितने दाब पर आता है, तो 30 mm 12 ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर, है ना। P50 या P50 भी बोल देते हैं इसको, P50 पर 50% संतृप्त हो जाता है वो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना, वो कहलाता है संतृप्तता। अब देखो ये लाइन जरूर याद ध्यान रखना, कूपिकाओं में क्या होता है, उच्च PO2, उच्च ऑक्सीजन, P ऐसे लिखेंगे इसको, PO2 नीचे, है ना। तो आंशिक दाब मतलब कूपिकाओं में देखो कूपिकाओं में तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, है ना। अब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो CO2 निम्न होगी। देखो ये तीनों एक साथ मिलेंगे आपको। CO2 अगर निम्न होगी ना तो H+ की सांद्रता भी निम्न होगी, है ना, कम होगी, और तापक्रम भी निम्न होगा। ये 3 पॉइंट एक साथ मिलेंगे। CO2 निम्न होगी, है ना, तो H+ भी कम होंगे और तापक्रम भी निम्न होगा। कहाँ पे निम्न होता है, कूपिकाओं में, है ना। और कूपिकाओं में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, जबकि उत्तकों में इसका उल्टा है। उत्तक में इसका उल्टा है। देखो यहाँ नीचे देखो उत्तकों में देखो, उत्तक में क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है ना। तो अब मैंने कहा ना, जैसे CO2 होगी ना वैसी और होगी। इसके अलावा 3 पॉइंट एक साथ होंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उच्च होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब उच्च होता है ना, PO2 उच्च होता है, तो उच्च ही कार्बन डाइऑक्साइड ये होगी और उच्च ही H+ की सांद्रता होगी और उच्च ही तापक्रम होगा, उच्च होगा, तीनों एक साथ होंगे,
है ना। उत्तकों में CO2 ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, उत्तकों में CO2 ज़्यादा होती है, कूपिकाओं में CO2 कम होती है ना। ये है। अब देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए सभी घटक अनुकूल होते हैं। कूपिकाओं में तो ऑक्सीजन ज़्यादा होती है ना, और उत्तकों में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के वियोजन के अनुकूल होती है ना। तो आपको इनको ध्यान रखना है कि कोशिकाओं में क्या क्या होती है और क्या कंडीशन होती है, क्या परिस्थितियाँ होती है, और उत्तकों में क्या परिस्थितियाँ होती हैं। अब देखो ये तो हो गया ऑक्सीजन का परिवहन, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ऑक्सीजन वियोजन वक्र भी पढ़ लिया अपन ने भाई, दाएं तरफ किसके का तो उसको क्या प्रभाव बोलते हैं, बाईं तरफ किसके का तो क्या होगा, है ना। अब आपका है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, है ना। प्रति 100, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बार बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रति 100 मिलीलीटर रक्त द्वारा उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड की 4 मिलीलीटर मात्रा कूपिका में मुक्त होती है। मतलब 4 मिलीलीटर मात्रा कूपिका में मुक्त होएगी। 4 मिलीलीटर पूछा जाता है, कितनी मात्रा, 4। तो 4 मिलीलीटर मात्रा कूपिका में मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 रूप में होता है। देखो, एक तो गुलित अवस्था में होता है 7%, तो गुलित अवस्था में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 100% में से 7% तो गुलित अवस्था में होगा। कार्ब अमीनो या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में 23% होगी, 23%, है ना। और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया हीमोग्लोबिन से होती है तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आरपीएस से सेकंड ग्रेड में आ गया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया इससे होती है, हीमोग्लोबिन से होती है, तो क्या बनता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। देखो एक और ये पॉइंट है, ये पूछा गया था। जब कार्बन मोनोऑक्साइड CO से, CO और CO2 में अंतर है, CO2 ऐसे लिखेंगे, CO2 नीचे ले आएगा ये, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की क्रिया हीमोग्लोबिन से होती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो कौन सी गैस की क्रिया करने पर बनता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से, है ना। CO2 से नहीं आएगा, CO आएगा ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड से, है ना। देखो आपको ये पता होना चाहिए किससे क्या बनता है ना। बाइकार्बोनेट आयनों जैसे HCO3, ये HCO3 माइनस है यहाँ पे, ये HCO3 माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, ध्यान रखना ऊपर, है ना। HCO3 माइनस, यहाँ पे माइनस है। बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। जो 7% तो गुलित अवस्था में, 23% हो गया कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, और बाइकार्बोनेट आयन के रूप में 70% हो गया 100%, है ना। तो इस प्रकार परिवहन होता है। उत्तकों में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस रक्त प्रवाह में विसरित होकर, मतलब रक्त प्रवाह में जाएगी वो कार्बन डाइऑक्साइड, RBC में चली जाती है ना। जब उत्तकों, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ उत्पन्न होती है, उत्तकों में उत्पन्न होती है, टिश्यूज में उत्पन्न होती है, तो वो रक्त के माध्यम से कहाँ जाती है, RBC में जाएगी, लाल रक्त कणिकाओं में जाती है, जहाँ से वह जल से क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस RBC में चल जाती है तो क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल। इसका फॉर्मूला है H2CO3, H ऐसे आएगा, 2 नीचे आएगा, CO3 नीचे आएगा, 3, है ना। तो ये ऐसे तो कार्बोनिक अम्ल बनता है। और ये किस एंजाइम की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये एंजाइम पूछा जाता है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ये RBC में पाया जाता है, ध्यान रखना, है ना। यह क्रिया RBC में उपस्थित कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है ना। मतलब ये इसमें ये एंजाइम पाया जाता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का देखो RBC है ना, CO2 का परिवहन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करती है, तो इस एंजाइम की वजह से करती है वो परिवहन। हीमोग्लोबिन के कारण तो ऑक्सीजन का परिवहन करती है, जबकि इस कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के कारण वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करती है। कार्बनिक अम्ल क्या है, अस्थायी होता है। देखो अत्यधिक अस्थायी होता है कार्बनिक अम्ल। ये हाइड्रोजन धन आयन H+ लिख दो, चाहे हाइड्रोजन धन आयन लिख लो, ऐसे H+, है ना। और बाइकार्बोनेट आयन, मतलब ये HCO3 नीचे और ये माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आता है ऊपर, है ना। बाइकार्बोनेट आयन के रूप में वियोजित हो जाता है ना। अब देखो RBC में उपस्थित ऑक्सी हीमोग्लोबिन पोटेशियम धन आयन के साथ जुड़कर KHbO2 बनाता है, ठीक है। तो इसके रूप में रहता है, मतलब ये, है ना। RBC में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस रूप में रहता है, जो पोटेशियम धन आयन से अलग हो जाता है ना।
मतलब ये यहाँ पोटेशियम अलग निकल जाएगा, के प्लस हो जाएगा और HbO2 माइनस हो जाएंगे, है ना, HbO2 माइनस, HbO2 माइनस, HbO2 माइनस, है ना, के रूप में अलग हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन धन आयन है ना, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर हीमोग्लोबिनिक अम्ल बनाता है, HHB बनाता है ना, HHB बनाता है। मतलब ये यहाँ पे अलग हो गया ना, पोटेशियम धन आयन अलग हो गया यार, ये यहाँ पे ये माइनस बच गया HbO2 माइनस, तो इसके ये क्रिया कर लेगा, Hb से क्रिया कर लेगा ये हाइड्रोजन धन आयन, H प्लस धन से क्रिया कर लेगा, क्योंकि H प्लस यहाँ पे आ गया ना, H प्लस यहाँ पे आ गया ना, ये क्रिया कर लेगा, ये HBS हाइड्रोजन धन आयन ये क्रिया कर लेगा इससे, है ना, HB से। ये ऑक्सीजन है ना, देखो ये ऑक्सीजन है ना, ये तो हमारे शरीर में चल जाती है, काम में ले ली जाती है ना। बाकी HB बचेगा जो उससे क्या करेगा, क्रिया कर लेगा कौन, हाइड्रोजन धन आयन। आरबीसी में अनेक हाइड्रोजन कार्बोनेट ऋण आयन प्लाज्मा में चले जाते हैं। आरबीसी में जो बनते हैं ना क्या बनते हैं, HCO3 माइनस ये बनते हैं, तो ये कहाँ पे चले जाएंगे, प्लाज्मा में चले जाएंगे। आयनिक संतुलित बनाए, अभी तो प्लाज्मा में चले गए, अब यहाँ पे क्या है, ऋण आयन की कमी पड़ गई ना, क्योंकि ऋण आयन तो बाहर चल गए ना, ये ऋण आयन बाहर चल गए, प्लाज्मा में चल गए आरबीसी से, तो ये आयनिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, क्लोराइड ऋण आयन, क्लोराइड आयन होते हैं ना, Cl/, है ना, क्लोराइड ऋण आयन Cl-, ये क्लोराइड ऋण, ये आरबीसी में जाएंगे। देखो प्लाज्मा से आरबीसी में विस्तृत होते हैं, ध्यान रखना, प्लाज्मा से आरबीसी में जाएंगे, ना कि इसका उल्टा लिख देगा एग्जामिनर, आपको गलत कंफ्यूज कराएगा। प्लाज्मा से आरबीसी में कौन जाता है, क्लोराइड आयन जाते हैं, है ना, तो इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इससे क्या करते हैं, क्लोराइड परिवर्तन या क्लोराइड शिफ्ट या हेमबर्गर घटना या क्लोराइड शिफ्ट, ध्यान रखें आप। क्लोराइड विस्थापन भी बोलते हैं, शिफ्ट यानी विस्थापन होता है, शिफ्ट का मतलब क्या होता है, विस्थापन, तो क्लोराइड विस्थापन भी बोलते हैं इसको, क्लोराइड, है ना, तो क्लोराइड शिफ्ट या क्लोराइड विस्थापन का जरूर ध्यान रखें आप। इसमें कौन जाते हैं, क्लोराइड आयन जाते हैं ना, और प्लाज्मा से आरबीसी में जाते हैं, ये ध्यान रखना। क्यों जाते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट ऋण आयन है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बाई भी बोलते हैं, हाइड्रोजन को देखना, हाइड्रोजन को बाई भी बोलते हैं, तो H है ना, HCO3 माइनस, ये आरबीसी से प्लाज्मा में चल जाते हैं ना, तो ऋण आयनों की कमी पड़ गई ना अंदर आरबीसी में, तो उसको संतुलित करने के लिए जाते हैं। जब बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एवं कार्बन अमीनो यौगिक फेफड़ों में पहुंचते हैं तो इनका विखंडन हो जाता है, देखो, है ना, और ये CO2 को मुक्त कर देते हैं, मतलब ये CO2 को मुक्त करेंगे फेफड़ों में जाके, कौन, बाइकार्बोनेट और कार्बन अमीनो यौगिक, है ना। इन पदार्थों के विखंडन को ऑक्सीहीमोग्लोबिन प्रेरित करता है, मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन के कारण ही ये CO2 मुक्त करते हैं, कौन, बाइकार्बोनेट आयन, है ना, ये यौगिक, कार्बन अमीनो यौगिक फेफड़ों में जाते हैं ना। मतलब क्वेश्चन आता है, हल्दानी प्रभाव किसकी वजह से होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर रक्त से निकलकर वायु में चली जाती है। इन पदार्थों के विखंडन पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का यह प्रभाव हेल्डेन प्रभाव कहलाता है या हल्दानी प्रभाव कहलाता है। हेल्डेन प्रभाव किसकी वजह से होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के कारण होता है, आ चुका है एग्जाम में, देखो ये हेल्डेन प्रभाव को कौन प्रेरित करता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन प्रेरित करता है, या ऑक्सीहीमोग्लोबिन के कारण होता है ये, है ना, क्योंकि इनसे ऑक्सीजन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकलवाता है, इनसे ये निकलवाता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन निकलवाता है इनसे। हल्दानी प्रभाव क्या है, हेल्डेन प्रभाव क्या है ना। अब देखो श्वसन आयतन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, फेफड़ों की जैविक क्षमता, फेफड़ों की भौतिक क्षमता को स्पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है ना। स्पायरोमीटर नाम आएगा, देखो जहाँ भी फेफड़े आ जाएंगे या श्वसन नाम आ जाएगा ना, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट आएगा आपके स्पायरोमीटर, तो फेफड़ों की भौतिक क्षमता को स्पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है ना। या श्वसन में उपस्थित वायु का आयतन किससे नापा जाता है, जिसमें श्वसन का आयतन श्वसन में उपस्थित, तो स्पायरोमीटर, इसमें जो श्वसन मापी जो उपकरण आता है ना श्वसन में, वो स्पायरोमीटर आता है, चाहे कैसे भी घुमा के दे आपको, जीवधारिता स्पायरोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। मतलब फेफड़ों श्वसन तंत्र आ जाए या फेफड़े आ जाए परीक्षा में, तो आपको स्पायरोमीटर पे टिक कर देना है ना। वायु का आयतन इससे तो ज्ञात करते हैं, सब एक ही बात है, फेफड़े हो चाहे वायु का आयतन हो, एक ही बात है, स्पायरोमीटर से आता है, परीक्षा में अलग अलग नाम से आता है ना। तो किसी भी नाम से आए, आपको श्वसन तंत्र वाला जो उपकरण है वो स्पायरोमीटर आएगा। देखो श्वसन आयतन कौन कौन से है ना, तो ज्वारीय आयतन, यहाँ से 90% ज्वारीय आयतन में से आता है क्वेश्चन, है ना, और ये आता है कितना होता है, इसका मान आता है 500 मिलीलीटर,
है ना। सामान्य संवातन के दौरान, मतलब संवातन मतलब श्वसन, सामान्य श्वसन संवातन के दौरान फेफड़े द्वारा ली गई एवं बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन करते हैं। मतलब अपन जो नॉर्मली जो ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं और लेते हैं, ऑक्सीजन जो हम वायु छोड़ते हैं और लेते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो मात्रा है ना, वो कहलाती है ज्वारीय आयतन। और इसका मान होता है, इसका मान पूछा जाता है, देखो है ना, ये जितने भी आयतन आएंगे अपने, किसी का मान नहीं पूछा जाता, केवल इसी का मान पूछा जाता है। तो इसका 500 मिलीलीटर होता है, इसका ध्यान रखिए जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट। डेड स्पेस, देखो डेड स्पेस भी क्या होता है, देखो देख लो आप, समस्त निश्वसित वायु, मतलब निश्वसित का मतलब है जो आप अंदर सांस लेते हैं, है ना, निश्वसित इंस्पिरेशन, है ना, वायु फेफड़ों में नहीं पहुंच पाती, मतलब हम जो भी सांस लेते हो पूरे फेफड़ों में नहीं पहुंच पाती है। निश्वसित वायु का जो भाग श्वसन मार्ग में शेष रह जाता है, मतलब पूरे फेफड़े में पूरी जगह नहीं पहुंचेगी वो, लेकिन जो मार्ग शेष रह जाएगा उसे डेड स्पेस बोलते हैं, डेड अवकाश, मतलब मृत अवकाश बोलते हैं ना। तो डेड स्पेस उसको बोलते हैं। इसका मान कितना होता है, डेड स्पेस वॉल्यूम का मान कितना होता है, 150 मिलीलीटर होता है। देखो एक स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वसित या निश्वासित कर सकता है। अंतःश्वसित का मतलब अंदर श्वास लेना, निश्वासित का मतलब बाहर निकालना, है ना। देखो बहिश्वसित भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कई जगह आपको ये निश्वसित शब्द है ना एनसीईआरटी में, इसका मतलब बहिश्वसित मिलेगा। एनसीईआरटी में ऐसे मिलेगा आपको, निश्वसित शब्द का मतलब है वहाँ, उसका मतलब है बाहर निकालना, है ना। इसके पहले मैंने जो भी आपको पढ़ाया इसका मतलब है अंदर लेना ऑक्सीजन को। तो अंतःश्वसित का एनसीईआरटी में क्या है, 11th क्लास की बुक में अंतःश्वसित शब्द का मतलब होता है अंदर सांस लेना, और निश्वसित का मतलब होता है बाहर निकालना, सांस को, हवा को बाहर निकालना, है ना। एनसीईआरटी 11 में ऐसे दे रखा है। तो ये लाइन वहाँ से ली गई है, तो ये है ना। तो देखो इसको, अंतःश्वसित, दूसरा है अंतःश्वसित आरक्षित आयतन, है ना। तीसरा आपका बहिश्वसित आरक्षित आयतन। तो देखो आप इंस्पिरेटरी, देखो अंतःश्वसन को इंस्पिरेटरी बोला है और बहिश्वसन को एक्सपिरेटरी मैंने लिखा है ना। तो अंतःश्वसन आरक्षित आयतन क्या होता है, तेज निश्वसन के द्वारा या बलपूर्वक अंतःश्वसन द्वारा ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त, मतलब ज्वारीय आयतन के अलावा जो भी हम बलपूर्वक सांस लेते हैं, है ना, बलपूर्वक सांस लेते हैं तो कितनी ज़्यादा सांस ले सकते हैं, उसकी अधिकतम मात्रा को बोलेंगे अपन अंतःश्वसन आरक्षित आयतन। इसका मान कितना होता है, 3000 मिलीलीटर होता है। बहिश्वसन आरक्षित आयतन इसमें भी आ जाएगा, मतलब अंतःश्वसन का मतलब है अंदर अंतःश्वसन करेंगे, है ना, बलपूर्वक अंतःश्वसन करेंगे। बहिश्वसन का मतलब है बलपूर्वक या उच्च वसन, है ना, बलपूर्वक सांस को बाहर निकालेंगे, बलपूर्वक सांस को बाहर निकालेंगे। ज्वारीय आयतन के अलावा जो भी उच्च वसन का मतलब है एक्सपिरेशन, मतलब बाहर निकालना। उच्चवसित, देखो निश्वसित और उच्चवसित शब्द का ध्यान रखें आप। उच्चवसित का मतलब है एक्सपिरेटेड, मतलब बाहर निकालना वायु की मात्रा, मतलब बलपूर्वक हम कितनी बार तेज गति से निकालेंगे या बलपूर्वक निकालेंगे, है ना। तो वो इसका मान होता है 1100 मिलीलीटर। और ये सब ज्वारीय आयतन, ये ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त है, ध्यान रखना, ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त है, मतलब बलपूर्वक कर दिया या तेज कर दिया अपन ने, है ना। तेज, यहाँ भी तेज या बलपूर्वक शब्द जरूर ध्यान रखें आप, यहाँ भी बलपूर्वक आ जाएगा, तेज के स्थान पर बलपूर्वक भी आ सकता है ना। तो इसका जरूर ध्यान रखें, इनका मान ध्यान रखें। इसका 3000 होता है, इसका 1100 होता है ना। आप तो 500 ध्यान रखें, उसका 500 उसका होता है। अवशेषीय आयतन, देखो अवशेषीय आयतन क्या होता है, अधिक तीव्र बहिश्वसन, बहिश्वसन मतलब बाहर निकालना हवा को, के पश्चात फेफड़ों में शेष रही वायु की मात्रा को अवशेषीय आयतन करते हैं। मतलब आपने जितना बलपूर्वक बाहर निकाल दिया, तेज बाहर निकाल दिया, हवा को बाहर निकाल दिया, उसके बाद भी आपके फेफड़ों में हवा रह जाती है, ऑक्सीजन रह जाती है, तो उसको बोलते हैं अवशेषी, यहाँ शेष बच जाती है। अवशेषीय आयतन को बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसका मान कितना होता है, 1200। देखो सबके अलग अलग मान है ना। कुल फुसफुसीय क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, 6000 ml होती है, या 5800 भी आ जाती है ना। तो 6000 ml होती है, आप ध्यान रखिए इसका। फेफड़ों में अधिक से अधिक भरी जाने वाली वायु की मात्रा होती है, कितने अधिक से अधिक भरी जाने वायु की मात्रा होती है, कुल फुसफुसीय क्षमता, फुसफुस मतलब फेफड़े,
फेफड़ों की कुल क्षमता। अब देखो श्वसन संबंधी रोग कौन कौन से, एक तो ब्रोंकाइटिस, है ना, ब्रोंकाइटिस पूछा जाता है। ब्रोंकाइटिस इंग्लिश में जरूर ध्यान रखें। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, यह श्वसन की शोथ है, मतलब बीमारी है, जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन और जलन, है ना, श्वास नली में सूजन और जलन होती है। ये जो ब्रोंकस है ना, ब्रोंकाई आ गया ना, ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई है जो ब्रोंकस है या ब्रोंकाई है, उसमें सूजन आ जाती है, जलन होने लगती है ना, जिससे क्या है, खातिर लगातार होती है। आप तो श्वास नली में सूजन जलन, इस शब्द को पकड़ लो आप परीक्षा में, है ना, जिसमें आपको आ जाएगा इसका ब्रोंकाइटिस पे टिक कर देना। दूसरा आपका दमा अस्थमा। देखो दमा अस्थमा क्या होता है कि दमा में श्वसनी और एवं श्वसनिकाओं की शोथ के कारण श्वसन के समय घबराहट होती है। देखो इसमें घबराहट होगी, श्वास लेने में घबराहट होगी और श्वास लेने में कठिनाई आएगी, इसको पकड़ लेना। और ये एक एलर्जी रोग है जिसमें आपको दमा पे टिक कर देना परीक्षा में, या अस्थमा पे टिक कर देना, है ना। श्वास किस रोग में आपको श्वास लेने में घबराहट होती है, किस और कठिनाई होती है श्वास लेने में, तो उसका होगा अस्थमा। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा जरूर ध्यान रखें। एम्फाइसीमा इंग्लिश में भी, हिंदी में आप तो एम्फाइसीमा को पकड़ लो, वात स्फीति तो कोई बात नहीं, दे या नहीं दे, वो आपको एम्फाइसीमा दे देता है। तो यह एक चिरकालिक रोग है जिसमें कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। देखो कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है क्योंकि कुपिका भित्ति है ना, इसमें फैल जाती है, बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाता है। तो आप तो कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। कुपिका की भित्ति क्या है, कुपिका फैल जाती है, तो कुपिका के अत्यधिक फैलाव के कारण होता है ये रोग, है ना। तो कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाएगी, फैल जाएगी ना, जिससे गैस लेने में कट जाता है। धूम्रपान इसका प्रमुख कारण है, धूम्रपान के कारण होता है, देखो एम्फाइसीमा, है ना। तो इसको ध्यान रखिए भाई, कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, कुपिका का फैलाव हो जाता है, फैलाव कुपिका का, है ना। तो कुपिका का फैलाव हो जाता है जिसके कारण क्या है, कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, धूम्रपान के कारण होता है और ये रोग। अब श्वसन का नियमन है। संवातन का नियमन मतलब कैसे होगा, कौन कंट्रोल करता है, इसका सीधा सीधा आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा ही आएगा इसका आंसर परीक्षा में, बार बार क्वेश्चन मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। भाई श्वसन दर का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, श्वसन केंद्र द्वारा होता है ना। श्वसन दर का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, श्वसन केंद्र द्वारा होता है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा में पाए जाते हैं। इसके अलावा श्वसन दर का नियंत्रण न्यूमोटैक्सिक केंद्र, देखो न्यूमोटैक्सिक केंद्र भी क्या है, ये दोनों क्या है, एक तो मेडुला ऑब्लांगेटा और एक न्यूमोटैक्सिक केंद्र, है ना, द्वारा किया जाता है, जो पॉन्स में उपस्थित होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में देखो श्वसन कितना होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट 1 मिनट प्रति, मतलब 1 मिनट में कितनी बार वो सांस लेता है। परीक्षा में कुछ भी आ जाएगा, देखो 12 से 18 फिक्स याद कर लेना, 2-3 बार एग्जाम्स में आ चुका है ये जनरल साइंस की परीक्षाओं में, है ना। 12 से 18 फिक्स याद कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट ही, 12 से 18 बार वो सांस लेगा एक आदमी। भ्रूण में श्वसन दर कितनी होती है, देखो 0 होती है भ्रूण में श्वसन दर, है ना। न्यूनतम श्वसन दर किस जंतु में होती है, तो वेल में होती है, ब्लू वेल मछली में, हाँ, मतलब 6 बार दर श्वास लेगा वो, 1 मिनट में 6 बार सांस लेगा वो, है ना। इसके अलावा सबसे अधिकतम श्वसन दर होती है छछूंदर में, तो 120 बार 1 मिनट में 120 बार सांस लेगा वो। आप तो इसको जरूर ध्यान रखना, ये पूछा गया है कई बार। इसके अलावा मेडुला ऑब्लांगेटा पूछा गया है यहाँ से, है ना। यहाँ पे एम्फाइसीमा याद रखना, कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, कुपिका का फैलाव हो जाता है। धूम्रपान इसका प्रमुख कारण है। अब देखो हीमोग्लोबिन पूछा गया है, मैंने पहले भी पढ़ा दिया आपको इसमें, फिर भी मैंने नोट करके अलग से लिखा दिया कि जैसे हीमोग्लोबिन है, ये कहाँ पाया जाता है, ये श्वसन वर्णक है। क्या है हीमोग्लोबिन, क्या है, एक श्वसन वर्णक जो किस में पाया जाता है, आरबीसी में। ये देखो आरबीसी में पूछा जाता है किस में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, या हीमोग्लोबिन क्या है, दोनों पूछे गए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में पाया जाता है, ध्यान रखें इसका। पर्वत पर चढ़ते समय क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई आती है, तो क्यों आती है, क्योंकि वायु दाब में कमी हो जाती है, इसलिए सांस लेने में कठिनाई आती है। पर्वत में, पहाड़ों पर, पर्वतों में, है ना। तो किसके कारण आती है, वायु दाब में कमी आती है ना, पर्वत चढ़ते हैं जब, तो उसको जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत आती है ना। देखो श्वसन से शब्द महत्वपूर्ण शब्द है, देखो जैसे यूपनोइया, यू का मतलब जब भी सामान्य स्थिति होती है, यू जब भी आ जाए ना, यू लिखा हुआ आ जाए ना जब भी यू, तो वो सामान्य स्थिति होती है ना, सामान्य श्वसन दर की स्थिति है, सामान्य यू। और टेकी आ जाए ना, टेकी पनोइया, इसमें पनोइया दिखेगा आपको सब जगह, पनोइया, है ना। तो यू का मतलब सामान्य, टेकी का मतलब अधिक श्वसन दर अधिक, टेकी का मतलब अधिक, ब्रेडी का मतलब कम, श्वसन दर का कम होना, तो कम दिख जाएगा आपको। ए लग गया ना किसी चीज़ के आगे, तो बंद हो जाएगी वो चीज़, है ना, बंद, श्वसन दर बंद होना।
तो यू का मतलब तो सामान्य, टेकी का मतलब अधिक, ब्रेडी का मतलब कम, एपनोइया ए लग गया आगे तो बंद। ऐसे याद करें आप परीक्षा में। अब देखो मनुष्य में श्वसन का मार्ग क्या क्या है, कैसे होता है, मतलब हवा किधर से किधर जाती है, ये पूछा गया कई बार जनरल साइंस के एग्जाम में। तो आपको ना चाहिए सबसे पहले बाह्य नासा छिद्रों में आएगी हवा। आप जब सांस लेते हो सबसे पहले नाक में 2 छिद्र होते हैं। आपको बताइए यहाँ से नासा छिद्रों से, नाक के छिद्रों से नासिका मार्ग में जाएगी या नासा मार्ग में जाएगी, एक ही बात है। जो हवा हम सांस लेते हैं, फिर उसके बाद आंतरिक नासा छिद्र में जाएगी, मतलब अंदर वाले नाक के छिद्रों में जाएगी, है ना। जिस पे यूला ढक देता है, जिसको भोजन करते समय यूला ढक देता है उन छिद्रों को, आंतरिक नासा छिद्रों को। फिर उसके बाद ग्रसनी में जाएगी हवा, फिर उसके बाद जाएगी कंठ में, फिर कंठ से होते हुए, कंठ या लेरिंग्स एक ही बात है, या स्वर यंत्र भी आ सकता है इसकी जगह, तो लेरिंग्स, है ना। फिर उसके बाद ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया मतलब श्वास नली में जाएगी, कंठ से श्वास नली में, फिर श्वास नली से फेफड़ों में जाएगी, श्वास नली से फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों से कूपिकाओं में जाएगी वो, है ना। और फिर कूपिकाओं से रक्त में चल जाएगी, आपके जो धमनी का रक्त है या रक्त में चल जाएगी, रक्त में प्रवाहित होकर हीमोग्लोबिन में मिल जाएगी। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिल जाती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिल जाएगी O2, है ना। तो वो आरबीसी में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है ना। तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाएगा। और CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो आरबीसी में उपस्थित कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो पाया जाता है उसकी सहायता से CO2 इसमें आ जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये श्वसन मार्ग, इसका ध्यान रखें भाई। ऑक्सीजन किधर से किधर आती है, किधर से किधर जाती है ना। वायु किधर आती है, किधर जाती है। ठीक है, आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे अपन, है ना। ठीक है।